बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रमज़ान चल रहा है, होप्स हो कि सारे बच्चों का जो रोज़े हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। और 9-10 क्लास के जो 10 क्लास के तो पेपर्स हो गए, 9 क्लास के पेपर्स चल रहे हैं। और 9 क्लास के पेपर्स का जो फ़िज़िक्स के हवाले से जो अहम सवालात थे, आपसे पहले मैंने काफ़ी शेयर कर दिए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्यू किया और उसको लाइक किया, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और इसी तरह जो ये टेंशन एंड स्ट्रिंग के जो दो केसेस है, वो मैंने पहला केस जो था वो करवा दिया था। ये उसका दूसरा केस है। अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, आज हम इसको देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। एटलीस्ट जब वो ये सारी डेरिवेशन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उनके जो फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको याद करने में आसानी रहेगी। आइए आगाज़ करते हैं। इससे पहले हमने केस नंबर 1 जो देखा था वो था जिसमें जो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो वर्टिकली मूव करते हैं, यानी कि एक पुली के साथ दो ऑब्जेक्ट्स बंधे हुए हैं और दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं। एक डाउनवर्ड मूव कर रहा है और एक अपवर्ड मूव कर रहा है। अब इसमें जो केस नंबर 2 है, हम इसमें देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव करता है और दूसरा जो है वो वर्टिकली मूव करता है। जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ इस तरह की है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको टेबल के एंड पे एक पुली है और उस पुली के ऊपर से एक धागा गुजर रहा है और ए ऑब्जेक्ट उसके साथ बंधा हुआ और बी ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब ये इस तरह है कि ए जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जो बी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव करेगा। मतलब ए वर्टिकल मूव करेगा और जो बी है वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ए का जो मैस है वो m1 है, बी का जो मैस है m2 है। अगेन बिल्कुल उसी तरह हम ये देखेंगे कि ये जो सरफेस है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है और पुली के ऊपर से भी जो धागा गुजर रहा है उसमें भी फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आती है तो फिर फ्रिक्शन भी दरमियान में एक फैक्टर शामिल होगा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मुश्किल बनाएगा। इसलिए हम फ्रिक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और फर्ज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन ना होने के बराबर है। ओके, अब स्ट्रिंग में टेंशन मौजूद है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है जो कि W2 होगा और यहाँ पे जो है वो W1। उसी तरह आगाज करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट ए पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं। ऑब्जेक्ट ए पर अगर आप गौर करें तो ऑब्जेक्ट ए क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। ठीक है, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए। पहली जो फोर्स है इट्स वेट और जो दूसरी है टेंशन इन स्ट्रिंग। जो वेट है W1 और जो टेंशन है T। अब इसमें एक चीज आपने देखनी है कि जो वेट है, जो ऑब्जेक्ट ए नीचे की तरफ हरकत कर रहा है तो वेट ग्रेटर हम लेंगे किससे, टेंशन से। तो इसका मतलब ये हुआ द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए पर नेट फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ए नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, तो हम यहाँ पे वेट को ज्यादा मान रहे हैं, टेंशन को कम, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेट फोर्स मैं कहता हूं F1, W1 में से T को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि W1 वेट है ऑब्जेक्ट ए का जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और T जो टेंशन है, W1 ज्यादा है T, तो इसलिए W1 में से T को कर देंगे माइनस। तो ये वो फोर्स आ जाएगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ए नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जो कि कहलाती है नेट फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट ए पर लग रही है। अच्छा, इसके बाद इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। बाय
न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है F1 इज इक्वल टू m1a, F1 इज इक्वल टू m1a। तो दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास बचेगा m1a। ओके, यहां पे एक स्टेप मैं और ऐड कर देता हूं कि W1 की जगह पे आप लगा दें m1g और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यानी कि मैंने W1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी। W1 इक्वल है, वेट का फॉर्मूला पता आपको सबको कि mg की इक्वल होता है, तो W1 होगा तो m1g आ जाएगा। अब लगाएं न्यूटन सेकंड लॉ। F1 इज इक्वल टू m1a। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ये भी F1 की इक्वल है, ये भी F1 की इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो बचेगा m1a m1g माइनस टी। तो ये आपके पास एक डायनामिक इक्वेशन आ गई, डायनामिकल इक्वेशन आ गई ऑब्जेक्ट ए के लिए। यानी कि हमने साबित कर लिया कि ऑब्जेक्ट ए पर जो नेट फोर्स अमल कर रही है उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो क्या है। ओके, इसी तरह अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बी पर कितनी फोर्सेस अमल करें। ऑब्जेक्ट बी अब आपने याद रखना है, कोई रट्टा नहीं लगाना इसमें, अब सिर्फ तस्वीर की तरफ देखना है और देखना है कि कितनी फोर्सेस किस ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही हैं। ओके, ऑब्जेक्ट पी पर गौर करें तो दो फोर्सेस तो आपको नजर आ रही हैं, एक W2 इसका वेट डाउनवर्ड, एक स्ट्रिंग में टेंशन, और दूसरा वेट डाउनवर्ड है, ये एक्शन है। यहां पे रिएक्शन, इसका टेंशन मौजूद है इस केस में, लेकिन यहां पे क्या है, वेट डाउनवर्ड, इसका जो रिएक्शन होगा अपवर्ड होगा, और जो अपवर्ड फोर्स यहां पे कहलाएगी वो नॉर्मल रिएक्शन है टेबल का। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि एक 9th क्लास में आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में एग्जांपल पढ़ी है कि अगर कोई सरफेस के ऊपर बुक पड़ी हुई, किसी टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो उस बुक का जो वजन होता है वो नीचे की तरफ होता है वेट, लेकिन उसका वेट का जो रिएक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। वो दोनों आपस में इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, लिहाजा बुक रेस्ट पोजीशन पे पड़ी रहती है। बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट ए पर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। देयर आर 3 फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी पर 3 फोर्सेस अमल कर रही है। मैं इसको रेस करता हूं, इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, वो कौन सी 3 फोर्सेस हैं? इट्स वेट, टेंशन इन स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ टेबल और हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। गौर से देखें, W2 एंड R ये एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है। W2 और R एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं, लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है, R cancelling each other. So net force on object B is, वो सिंपल फिर कौन सी फोर्स रह जाती है? T, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट B राइट वर्ड मूव कर रहा है। मतलब R और W एक दूसरे के असर को जायल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सिंपल फिर एक फोर्स रह जाएगी जिसकी वजह से वो दाएं हाथ मूव करेगा। तो इसको मैं, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट है, लिहाजा नेट फोर्स को मैंने यहाँ पे F2 कह दिया है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब लगाएं न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकेंड लॉ F2 इज इक्वल टू m2a। सेकेंड और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किया। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, m2a ये आपके पास एक डायनामिक इक्वेशन बन गई किसकी, ऑब्जेक्ट बी के लिए। यानी कि ऑब्जेक्ट ए की जो डायनामिक इक्वेशन थी वो ये थी, मैं यहां पे लिख देता हूं m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये थी इक्वेशन नंबर 3 ऑब्जेक्ट ए के लिए जो बनी थी, और ये अभी हमने बनाई। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारा काम क्या है जो हमने मालूम करना है, एक्सेलरेशन और जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसको मालूम करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। हम ऐड करते हैं इक्वेशन 3 एंड 6 को, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6। m1a प्लस m2a m1g माइनस टी प्लस टी, यानी कि मैंने राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दिया, सॉरी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दिया, कैंसल। m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g। a को कॉमन कर लें, m1 प्लस m2 m1g, a को तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया ऑब्जेक्ट का। अब आपको याद होगा पहले केस में हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था टेंशन को मालूम करने के लिए, लेकिन अब बड़ा आसान है। आपने सिंपल a की वैल्यू को यहां जाके पुट कर देना इक्वेशन 6 में, तो आपको डायरेक्टली टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। लेकिन वहां नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन मजीद मुश्किल हो जानी थी। लेकिन इस केस के अंदर हम a की वैल्यू डायरेक्टली जाके पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, डायरेक्टली आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 6 में जाके पुट करें। जो इक्वेशन 6 आपके पास मौजूद है m1 m2, अब a की जगह पे और इसको आप सीधा करके लिख दें m1 m2, तो ये आपके पास टेंशन आ गई। मतलब m2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन और जो टेंशन है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ये बड़ा अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन से दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा 9 क्लास के 2-3 और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैं अपलोड कर दूंगा आपके पेपर से पहले इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो 9 क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर, 9 क्लास के बच्चों के पेपर होने वाले हैं, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में मसला हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उस सवाल का जो जवाब है। और कुछ मैंने अहम तरीन शॉर्ट जो हैं शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए हैं, वो भी 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ शॉर्ट्स और अपलोड करूँगा इसलिए ताकि आपका पेपर आसान हो जाए, और पेपर से पहले मैं एक गेस्ट भी अपलोड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।